हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वाटर रिसोर्स के चैप्टर में जो कि 10th क्लास की एनसीईआरटी में जियोग्राफी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसके पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पिछला पार्ट था उसके अंदर मैंने बताया था कि जो वाटर कंजर्वेशन की छोटी छोटी टेक्निक्स थी, कैसे टेक्निक थी, जैसे जो बैम्बू ड्रिपिंग थी, ड्रिपिंग सिस्टम था, खादिम जो स्ट्रेटजी थी हमारी, उसके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन जो ये छोटे छोटे उपाय थे, ये हमारी जो पानी की किल्लत है उसको सॉल्व करने में ज्यादा फायदेमंद नहीं थे। सरकार को एक बड़ी आबादी के लिए पानी का संग्रहण करना था, तो इसके लिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लाए गए। क्या लाए गए? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। इन प्रोजेक्ट्स को लाने का पीछे का कारण क्या था कि जो हमारी आबादी है, जो बहुत बड़ी आबादी है, उसको पानी की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके, साथ साथ रोजगार के साधन को भी उस प्रोजेक्ट द्वारा इस्तेमाल करके आगे कार्यान्वित किया जा सके। तो इसलिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लाए गए। इन प्रोजेक्ट्स में क्या हुआ? इन प्रोजेक्ट्स में डैम का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? डैम का। डैम क्या होता है? हिंदी में इसे बांध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांध। डैम क्या होता है कि किसी भी नदी का पानी जब बहता है, उस पानी को रास्ते में रोककर उसके जो बगल में एक बड़ा सा जलाशय बना दिया जाता है और उस जलाशय में उस नदी के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, ताकि कभी भी पानी की किल्लत आए तो उस समय उस पानी का इस्तेमाल किया जा सके। तो इसलिए डैम्स का निर्माण किया गया। लेकिन जब डैम्स का निर्माण किया गया तो उस समय एक टेक्नोलॉजी का इजाद होता है। किसका इजाद होता है? टेक्नोलॉजी का। जब पानी बड़े लेवल पर इकट्ठा कर लिया जाता है तो उसमें क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। जब इसको यहाँ पे बने गेट्स के द्वारा जब पानी को छोड़ा जाता है तो पानी की पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में। किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में। और जब नीचे लगे टरबाइंस के ऊपर ये काइनेटिक एनर्जी से तेजी से पानी गिरता है तो जो टरबाइन घूमता है, टरबाइन की शाफ्ट जब घूमती है, टरबाइन की शाफ्ट एक जनरेटर को घुमाती है, जिससे जो बिजली पैदा होती है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या था कि जो बड़े बड़े जलाशयों में पानी के स्रोतों को बनाया जा सके ताकि पानी की कमी को पूरा किया जा सके। बाद में इस प्रोजेक्ट को मल्टीपर्पज बोला गया क्योंकि इससे इकोनॉमी के रास्ते भी खोल दिए गए, तो इसीलिए इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बोला गया। जब इन प्रोजेक्ट्स का उदय हुआ तब उस समय तात्कालिक जो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इन डैम्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला, यानी कि आधुनिक भारत के मंदिर बोला। इसके पीछे बोलने का क्या कारण था? क्योंकि जो ये मल्टीपर्पज जो योजनाएं आ रही थी, जो परियोजनाएं आ रही थी, ये भारत के विकास के साथ साथ भारत की आने वाली जरूरत जैसे पानी, जल संसाधन, बिजली, इन सभी को भी पूरा कर रही थी, साथ साथ रोजगार को भी नियमित रूप से जनरेट कर रही थी। तो देखते हैं कि जब बांध बनाए गए उससे क्या हुआ। जब नदी में कभी पानी का फ्लो बढ़ जाता, पानी की मात्रा बढ़ जाती, तो डैम के सहारे उस पानी को रोककर हम आने वाली बाढ़ को कंट्रोल कर सकते थे। जब एक डैम बना होता है, जब डैम बना होता तो उसके अंदर इतना पानी स्टोर होता है कि हम आसपास के क्षेत्र में सिंचाई करके उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फसलों की जो उपज है उसको बढ़ा सकते थे। जितनी ज्यादा फसलों की उपज होगी उतना ही खाद्यान्न हमें आपूर्ति होगी, उतनी है हमारे देश में जो भोजन की प्रचुरता होगी। तो इसके लिए इरिगेशन सिस्टम में भी इसने इसको कामयाब बनाया। तीसरी बात देखते हैं कि वाटर सप्लाई सिस्टम। अब बड़े बड़े ये दौर, आज का ऐसा दौर है कि आज कोई भी गांव है, गांव से उठकर वो टाउन बन रहा है, टाउन से उठकर वो शहर बन रहा है। तो शहरों में क्या होता है कि हजारों लाखों मात्राओं में घर होते हैं। हर परिवार को पानी के साधन की जरूरत होती है और एक बार में सभी को पानी देना बिना जलाशयों के पॉसिबल नहीं है। तो इन जलाशयों को बनाने के पीछे का कारण भी ये था ताकि शहरों में जो पानी की सप्लाई है, जो पानी की आपूर्ति है, उसको
जारी रखा जा सके। तो वाटर सप्लाई सिस्टम। अच्छा, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है इन बांधों के से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, जो विद्युत पैदा होती है, आज भारत की 22% विद्युत, कितनी 22% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ही डैम्स के कारण ही उत्पन्न हो पाती है। साथ साथ इन डैम्स में फिशिंग, बोटिंग और टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया। फिशिंग माने यानी कि मछली पालन, बोटिंग मतलब नौकायान, एक शहर से दूसरी जगह अगर बांध के सहारे जाया जा सकता है तो सामान के ट्रांसपोर्टिंग को भी इसमें बढ़ावा दिया गया है। टूरिज्म साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। इससे क्या क्या हुआ, इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, जो हमारी इकोनॉमी थी वो काफी तीव्रता से बढ़ी थी, जो विकास के दरवाजे थे वो भी साथ साथ खुलते गए, और जो टेक्नोलॉजी है, देखो विद्युत बनी, विद्युत से नए नए मोटर वाहन बने, तो साथ साथ जो टेक्नोलॉजी में भी रैपिड चेंज आया। ये बांध थे, पहले क्या थी कि एक नियमित तौर पर पहाड़ों के बीच में पानी को इकट्ठा करके बांध बना दिया जाता था, लेकिन अभी क्या है कि समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा था। तो बांधों को बनाया गया तो 4 तरीके से बनाया गया, एम्बार्कमेंट, ग्रेविटी, आर्क और बटरसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्बार्कमेंट के बारे में। एम्बार्कमेंट में क्या होता है कि जब कोई भी नदी आती है उसकी धाराओं को मोड़कर एक जलाशय के रूप में इकट्ठा कर दिया जाता है। एक जलाशय के रूप में इकट्ठा करने से जो जिसके चारों ओर महीन मिट्टी होती है, जो आपस में जकड़े होती है, जो कॉम्पैक्टेड सॉइल होती है, इसके बीच में अगर पानी इकट्ठा किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एम्बार्कमेंट डैम। ग्रेविटी डैम में क्या है, ग्रेविटी डैम में जब ये नदी आती है, इस तरीके से पहाड़ों से आती है, और इस नदी से आते हुए जब ये यहाँ पर पहाड़ों के बीच में पानी को स्टोरेज कर लिया जाता है, जब ये पानी पूल हो जाता है तो ये पहाड़ों से बनी होती है इसकी दीवारें, तो उसको क्या बोला जाता है, ग्रेविटी डैम। इसका सबसे अच्छा जो उत्कृष्ट उदाहरण है चाइना में बना ग्रेविटी डैम है। तो इसे क्या बोलते हैं, ये पहाड़ों के बीच में पानी इकट्ठा किया जाता है तो इसको ग्रेविटी डैम बोलते हैं। तीसरा हम देखते हैं आर्क। जो आर्क होती है इसके अंदर क्या होता है कि पानी को एक कंक्रीट की जो सीमेंट और जो सीमेंट चूने पत्थर और ये बजरी से बनी हुई जो दीवार है उसके पीछे इकट्ठा किया जाता है। साइड में एक नली द्वारा होल करके गेट्स लगा दिए जाते हैं। जब यहाँ से पानी पड़ता है टरबाइन पर घूमता है, जनरेटर के ऊपर लगा होता है, बिजली पैदा करता है। तो लेकिन इसको आर्क डैम क्यों बोला गया है, क्योंकि जो इसकी ये सरफेस है किससे बनी हुई है, ये किससे बनी हुई है, सीमेंट से, कंक्रीट से बनी हुई है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, आर्क डैम। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे बटरस डैम की। किसकी बात करेंगे, बटरस डैम की। जब इंडस्ट्री से निकला वेस्ट को कंसोलिडेट करके एक एक परत जमा कर एक वेस्ट की प्रोडक्ट जो वॉल बना दिया जाता है जिसके अंदर पानी का संग्रहण किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बटरस डैम। इसके अंदर रीइंफोर्स कंक्रीट होता है, जैसे जो घर टूट दिए जाते हैं उसका मलबा होता है, उसकी लेयर के ऊपर लेयर चढ़ा कर एक डैम का निर्माण कर दिया जाए जिससे पानी को रोका जा सके, इसको क्या बोलते हैं, बटरस डैम। तो मेरे को लगता है कि आपको इन जो डैम के टाइप्स हैं उनके बारे में पता चल गया होगा। काफी सालों तक जो डैम है वो मुनाफे के साधन बनते गए, लेकिन जब इनके ऊपर लगातार स्टडीज होती गई तो हमें कुछ इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक इश्यूज सामने उभर कर आते हैं। इन्वायरमेंट इश्यूज क्या क्या थे, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट क्या थे, देखिए जब कोई डैम होता है तो उसके अंदर जो कुछ, देखो जब पानी नदी में बहता है तो उसके अंदर उसके साथ साथ ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, कुछ उनके जो वेजिटेशन भी होती है, लेकिन जब हम पानी को रोक देते हैं तो उससे क्या होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसके होता है क्योंकि उसके अंदर जो पानी के अंदर मछलियों की, मेंढक की जो भी स्पीशीज थी उनके फ्लो रुकने के कारण उन्हें भोजन की उपलब्धता नहीं हो पाती। अच्छा, जब मछलियां होती हैं या फिर जो फ्रॉग्स होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान ही फर्टिलिटी गेन करते हैं, तो जब उनको उस पानी के बहाव से रोक दिया जाता है तो उनको फर्टिलिटी का भी लॉस हो जाता है। किसका लॉस होता है, फर्टिलिटी का भी लॉस हो जाता है। डैम में बसी जो जड़ी बूटियां होती हैं, जो वेजिटेशन है, वो भी रुके पानी में ग्रो नहीं कर पाती, जिससे लॉस ऑफ वेजिटेशन होता है। क्या होता है, लॉस ऑफ वेजिटेशन। इसके बाद हम बात करेंगे
देखिए ये हमारा डैम है, ये क्या है, डैम। पानी का स्तर यहां तक है, ठीक है। अभी पानी पूरी तरीके से उपलब्ध है, जो उसके साथ रहने वाले आसपास के जो किसान होंगे वो लगातार सिंचाई के माध्यम से ज्यादा फसल उगाने की कोशिश करेंगे। जब खेतों में सिंचाई ज्यादा होगी, ज्यादा पानी लगेगा खेतों में, तो उससे क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसमें लवणता आ जाती है। क्या आ जाती है, लवणता, जिसे बोलते हैं साल्टीनेस। और ये किसके कारण होता है, ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करने के। सरकार ने आज तक ऐसा कोई पैरामीटर नहीं दिया है कि 1 एकड़ जमीन में कितने पानी की आवश्यकता होती है। किसान अपने हिसाब से इरिगेशन करता है, तो कई बार ज्यादा इरिगेशन से जो जमीन है उसकी उपजाऊता खत्म हो जाती है, उसके अंदर नमक की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब लाखों लीटर पानी, लाखों मेट्रिक टन पानी एक जगह इकट्ठा होता है, तो इससे पृथ्वी पर भी दबाव बढ़ता है। जो पृथ्वी की घूर्णन गति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। उसके कम होने से जो अंदर में जो मैग्मा है उसमें भी उथल पुथल होने लगता है, जिससे क्या होता है कि भूकंप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यानी कि जो बड़े बड़े जलाशय बनाए जाते हैं उसके अंदर सबसे कारण ये है कि बड़े बड़े भूकंप आने की भी संभावना रहती है। अच्छा, एक जब बड़े पैमाने पर खेती, इससे क्या होता है कि बड़े पैमाने पर जब सिंचाई के साधन अच्छे होंगे तो खेती भी अच्छी होगी, सीधी सी बात है। लेकिन फायदा क्या हुआ कि जब सिंचाई के साधन अच्छे हुए तो बड़े बड़े जो खेतीहर आदमी थे उन्होंने बड़े पैमाने पर जो बीजारोपण स्टार्ट कर दिया, बड़े पैमाने पर खेती करनी स्टार्ट कर दी, तो वो अपने प्रोडक्ट को कम दामों पर भी बाजार में मुनाफे के साथ बेच सकते थे। लेकिन जो छोटे खेतीहर मजदूर थे, जो किसान थे, जिसके पास 1 या 2 एकड़ जमीन है, वो कितने कम दामों पर मुनाफा नहीं कमा सकते, बल्कि वो उनकी दशा खराब होती जा रही थी। तो इसलिए उन्होंने इकोनॉमिक डिफरेंस भी ला दिया समाज में, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अभी हम बात करते हैं 2006 के केस के बारे में। क्या हुआ कि 2006 में भारी बरसात हुई थी, जिसके कारण जो नर्मदा नदी है वो उफान पर आ गई। जब नर्मदा नदी को उफान पर आ गई तो गांव के क्षेत्रों में बाढ़ ना आ जाए, इसके लिए जो नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर डैम है उसके गेट्स को बंद कर दिया गया। लेकिन जो पानी है वो गेट्स के ऊपर से ओवरफ्लो होकर गांव और शहरों की ओर चल पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ कि महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। क्या आ गई? बाढ़ आ गई। अभी 2008 में गुजरात की सरकार ने फैसला लिया कि हम नर्मदा जो नदी है उसके ऊपर बना बांध, सरदार सरोवर बांध, उसकी ऊंचाई को बढ़ाएंगे। जैसे ही सरकार ने इसको लिया तो जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट थे वो एकदम से आगे आए और उन्होंने बोला कि अगर दोबारा भविष्य में ऐसा होता है और बांध की दीवार टूट जाती है तो यह महाराष्ट्र और गुजरात के काफी बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकती है और समुद्र के साथ लगे इलाके को जलमग्न भी कर सकती है। तो इसके लिए मेधा पाटेकर, नोट कीजिएगा, मेधा पाटेकर जो कि एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और सेव नर्मदा मूवमेंट यानी कि नर्मदा बचाओ मूवमेंट की शुरुआत की। अच्छा, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो भी नर्मदा, जो सरदार सरोवर बांध है उसी के पास नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो इससे ये देखने को मिलता है। अभी हम बात करते हैं जब नदियां, देखिए जब नदियां प्रवाहित होकर आती हैं पहाड़ों से तो अपने साथ जो पहाड़ों के साथ की कंकर, बजरी, मिट्टी, महीन मिट्टी अपने साथ लाती है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गाद। क्या बोलते हैं? गाद। और ये एक तरह की नेचुरल मैन्योर होती है, यानी कि नेचुरल खाद होती है, प्राकृतिक खाद होती है। लेकिन जब हम इन्हें बड़े बड़े जलाशयों में पानी को इकट्ठा कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जो जलाशय है उसकी तलहटी में खाद इकट्ठा होनी स्टार्ट हो जाती है। क्या इकट्ठा होनी स्टार्ट हो जाती है? खाद। जब ये खाद यहाँ पर इकट्ठा स्टार्ट होने लग जाती है तो नदियों में आगे ये खाद नहीं पहुंच पाती। तो इससे क्या होता है, जो मैदानी भाग है, देखो पहाड़ों से नदियां निकलकर जो मैदानी भागों में अपना तलछट गिरा देती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो मिट्टी की उपजाऊता बढ़ जाती है।
लेकिन डैम बनाने से जो खाद है वो वहीं पर रह जाती है और आगे सिर्फ पानी पानी जाता है, जिसके कारण जो लॉस ऑफ नेचुरल मैनोर होता है, यानी कि जो खाद है उसका हानि हो जाती है। दूसरा सॉइल पोल्यूशन के बारे में मैंने बताया था कि जब आगे खाद नहीं पहुंचेगी, जो नेचुरल खाद है, जो गाद है वो नहीं पहुंचेगी, तो उससे क्या होगा कि जो भूमि की उपजाऊता है वो कम हो जाएगी। तीसरी बात फ्लड इंक्रीमेंट, जब बड़े बड़े जलाशय भर जाते हैं और एकदम से इनका जब द्वार खोल दिया जाता है तो बड़े पैमाने पर पानी बाहर चला जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बसे गांव तबाह हो जाते हैं और इससे फ्लड आने की संभावना बढ़ जाती है। लॉस इन सॉइल फर्टिलिटी ये मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अभी इसके कुछ सोशल इंपैक्ट्स भी हुए हैं। सोशल इंपैक्ट्स क्या हुए हैं, जब कभी भी एक बड़ा जलाशय, बड़ा बांध बनाया जाता है तो उसके पीछे वाटर रिजर्वर बनाया जाता है, जिसके अंदर 30 से 40 गांवों को जलमग्न कर दिया जाता है। तो इसलिए वहां के निवासियों को अपने गांव छोड़कर दूसरी ओर पलायन करना पड़ता है। उस दूसरी ओर पलायन करने में क्या होता है कि इनको जमीन का भी नुकसान होता है और इनको रोजगार का भी नुकसान होता है, यानी कि लॉस ऑफ लैंड एंड लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तीसरा, उनकी जो पहचान होती है, आपने सुना होगा ये दिल्ली वाले हैं, ये गुजरात वाले हैं, ये महाराष्ट्र वाले हैं, तो लेकिन विस्थापन के कारण जो उनकी पहचान होती है उसका भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। उनका जो कल्चर होता है वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उन्हें उस जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित होना पड़ता है जहाँ का समाज अलग है, कल्चर अलग है, तो इससे उनका कल्चर भी खत्म हो जाता है। लेकिन जो इस बड़े बड़े जलाशयों से फायदा होता है, किसको होता है? सिर्फ इंडस्ट्रीज को होता है। इंडस्ट्रीज को पानी इतने मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो पर्याप्त मात्रा में साफ पानी भी मिल जाता है, मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाती है और उससे उनकी इकोनॉमी डेवलप करती है। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है इसमें? इंडस्ट्रीज को हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। लेकिन जो एक आम आदमी है उसे क्या हो, उसे कुछ मिल पा रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल पा रहा। तो यानी कि इसको क्या बोलेंगे कि सपोर्ट टू हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन जब भारत की आबादी इतनी बड़ी है, सभी को रोजगार भी उपलब्ध करवाना है, सरकार को बड़े पैमाने पर रोजगार भी उपलब्ध करवाने होते हैं, तो इसके लिए सरकार चाहती है कि इन योजनाओं को आगे भी लागू किया जा सके। तो सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलुज नदी पर बनी हुई है और इससे जो लाभान्वित प्रदेश हैं कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसी तरीके से इंदिरा नहर, इंदिरा नहर किस पर बनी हुई है? व्यास और सतलुज के पानी के ऊपर बनी हुई है, जिससे लाभान्वित प्रदेश कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तीसरी चंबल घाटी। चंबल घाटी जो परियोजना है, चंबल घाटी परियोजना, वो चंबल नदी के ऊपर बनी। जो चंबल घाटी परियोजना है वो चंबल नदी पर बनी है। चंबल आपको पता है कि राजस्थान के सुदूर इलाकों में बसा है। इससे जो प्रभावित होने वाले, जो लाभान्वित होने वाले दो राज्य हैं कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश और राजस्थान। चौथा हम बात करेंगे दामोदर घाटी की। दामोदर घाटी परियोजना है, दामोदर नदी के ऊपर बनी हुई है, जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड की जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनके ऊपर बसी गई। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी दामोदर में जब उफान पर होता है पानी, तो उस समय कलकत्ता के काफी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है और सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी है कलकत्ता की। इसके बाद हम देखते हैं हीराकुंड। जो हीराकुंड परियोजना है वो महानदी पर बनी हुई परियोजना है, जिसके जो कि उड़ीसा में पाई जाती है। उड़ीसा में इससे जो लाभान्वित होने वाला कौन सा है? उड़ीसा। इसके बाद हम देखते हैं नागार्जुन सागर। जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है और इससे लाभान्वित होने वाला प्रदेश कौन सा है? आंध्र प्रदेश। देखिए, जो हीराकुंड जो परियोजना है वो महानदी पर स्थित है और महानदी कहां पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। इसके बाद नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर कहां पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है और इससे जो लाभान्वित बेनिफिशियरी स्टेट है कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इधर तुंगभद्रा जो परियोजना है, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है, वो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और उससे लाभान्वित होने वाले जो स्टेट कौन कौन से हैं? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इधर एक नर्मदा घाटी परियोजना है जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि नर्मदा नदी पर बनी हुई है। इसके बेनिफिशियरी स्टेट कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश।
कोसी जो परियोजना है वो कोसी नदी पर स्थित है, जो कि बिहार और नेपाल के मध्य बिजली आपूर्ति करती है और उन्हीं के लिए वाटर रिजर्वर का काम करती है। इसके बाद हम देखते हैं साबरमती। साबरमती जो परियोजना है वो साबरमती नदी पर स्थित है। साबरमती नदी कहाँ पर स्थित है? सूरत में स्थित है, जो कि गुजरात को एक लाभान्वित करने वाली नदी है। इसके बाद हम देखते हैं कोयना प्रोजेक्ट। कोयना प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है और ये कृष्णा गोदावरी नदी पर बनाया गया है, ये जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को लाभान्वित करती है। लेकिन इन परियोजनाओं के कारण काफी मतभेद होते जा रहे हैं, जो राज्य हैं उनके बीच में काफी मतभेद होते जा रहे हैं, क्योंकि इनमें शुरुआती तौर पर खर्चा सर्वाधिक आता है। तो स्टेट के पास पैसा नहीं हो पाता, वो बाहर से फंडिंग लेनी पड़ती है, जिससे स्टेट के ऊपर बोझ बढ़ जाता है। तो इसी के कारण कुछ जो स्टेट्स हैं वो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं इन परियोजनाओं से, और बाद में ये परियोजनाएं अधम में लटक के रह जाती हैं। दूसरा, न्यू प्रोजेक्ट्स। अभी जब कृष्णा नदी, गोदावरी नदी पर जो आंध्र प्रदेश, जो महाराष्ट्र और जो कर्नाटक की सरकार बांध बना रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, जो ये कृष्णा और गोदावरी की नदी है, इसकी सहायक नदी है कोयना नदी। कोयना नदी पर अपना बांध बना लिया, जिसके कारण जो गोदावरी और कृष्णा में पानी का फ्लो कम हो गया, जिससे क्या हुआ कि एक विवाद पैदा हो गया, क्योंकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के निचले हिस्सों में पानी नहीं पहुंच सका। तो इससे क्या हुआ कि कृष्णा गोदावरी नदी का विवाद स्टार्ट हो गया। तो इसी तरीके से जब साबरमती परियोजना लाई गई, तो साबरमती जो परियोजना से उत्पन्न बिजली है ज्यादातर इंडस्ट्रीज को दी गई, क्योंकि गुजरात एक इंडस्ट्रियल प्रदेश है, तो सारी बिजली इंडस्ट्रीज को दे दी गई, शहरों में दे दी गई, जिससे वहां के जो ग्रामीण थे वो भड़क उठे और उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि एक उनके बीच में विवाद स्टार्ट हो गया। तो ये लगातार विवाद के कारण बनते जा रहे हैं। अच्छा, तीसरा होता है कि नॉन बेनिफिशियरी होना। जैसे अब सतलुज परियोजना है, इसके अंदर पंजाब को कोई ज्यादा, जो इंदिरा गांधी नहर है, इसमें पंजाब को कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा, तो पंजाब सरकार नहीं चाहती इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि उनसे उसको कोई फायदा ही नहीं हो रहा, तो वो अपना हाथ पीछे खींच रही है। चौथा आता है लैंड एक्वाइजिशन में, कि काफी बार ऐसा होता है कि जब सरकार रिजर्व बनाने के लिए लैंड, जो भूमि का अधिग्रहण करती है, तो उसमें किसान जो होते हैं वहां की फसलें डूब जाती है, इसलिए किसान उस चीज का विरोध करता है, जिसके कारण जो परियोजनाएं बीच में अटक कर रह जाती है। तो ये काफी डिस्प्यूट के मामले थे, मैंने आपको बताया। सबसे फेमस जो डिस्प्यूट्स हैं वो कृष्णा गोदावरी विवाद और साबरमती विवाद है। साबरमती विवाद क्योंकि गांव वालों को बिजली नहीं मिली, शहरों को बिजली दे दी गई। कृष्णा गोदावरी विवाद, इसके अंदर महाराष्ट्र सरकार ने कोयना नदी पर अतिरिक्त बांध बनाकर पानी रोक दिया, जो कर्नाटक के निचले हिस्से में पानी सप्लाई नहीं पहुंच सका। तो हमारा लक्ष्य था कि वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर को 3 भागों में कंप्लीट कर दिया जाए, और आप पूरी, ये चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप बुक खोलिए, आप बुक को पढ़िए, आपको मेरे द्वारा बताई गई डिटेल ज्यादा ही मिलेंगी, बुक से कम नहीं मिलेंगी। बोर्ड के लिए इतना पढ़ना सफिशिएंट होगा। कोई भी क्वेश्चन उठाइए बोर्ड का, अगर आपको नहीं लगता है वो क्वेश्चन, अगर वो बाहर से पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, वरना इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सहयोग कीजिए। धन्यवाद।